बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब देखने वाले एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहाबिहि बारिक वसल्लम वसल्लु अलैहि। अस्सलाम वालेकुम। एडवोकेट मोहम्मद आसिफ असलम और आप देख रहे हैं लॉ एजुकेशनल एकेडमी चैनल। और जो भी आप वीडियो देखें उसकी डिस्क्रिप्शन में जरूर जाएं, वहां पर हमने आपको पीडीएफ की सहूलत दी है। जो हमने आपको लेक्चर दिया उसी का आपको पीडीएफ प्रिंट भी मुफ्त डाउनलोड आप कर सकते हैं। और उसके साथ हमने उसी की डिस्क्रिप्शन के अंदर एक टेस्ट भी रखा हुआ है कि आप अपनी तैयारी चेक करने के लिए वो टेस्ट भी आप जो है वो लिखकर सबमिट कर सकते हैं, जो आपको आपकी गलतियां भी बताएगा और आपके नंबर भी बताएगा और आपको ये भी बताएगा कि आपने कौन सा सवाल गलत किया और उसका सही जवाब क्या था। तो हमने सीपीसी का सिलसिला शुरू किया हुआ है। हमने सेक्शन 12 तक पढ़ लिए थे। आज की वीडियो में हम सेक्शन 15 से 20 पढ़ेंगे। आपको लॉ गेट में पूछेगा सबसे कीमती सवाल कि जो सेक्शन 15 से 20 आपकी लॉ गेट के अंदर है, ये किस चीज के मुतालिक डील करता है। आप कहेंगे सेक्शन 15 से 20 जो डील करता है ये प्लेस ऑफ सुइंग के मुतालिक डील करता है कि किस जगह पर मुकदमा दायर किया जाएगा। ठीक है जी। 15 से 20 तमाम किसको ये डील करता है कि मुकदमा कहां पे दायर किया जाएगा, प्लेस ऑफ सुइंग को जो है डील करता है। अब हम इसकी सेक्शन 15 पढ़ते हैं। 15 में ये कहा गया कोर्ट इन विच सूट टू बी इंस्टीट्यूटेड। कोर्ट जिसके अंदर मुकदमा दायर करते हैं वो क्या हो। देखें, आपने अपने जहन में एक चीज ये रख लेनी है कि हम अपना मुकदमा वहां पर दाखिल करेंगे जहां जो कोर्ट सबसे लोवेस्ट ग्रेड की हो और कंपीटेंट भी हो। हर मुकदमा कहां पे दायर होगा, जो कोर्ट लोवेस्ट ग्रेड की हो और कंपीटेंट भी हो। मिसाल के तौर पर मेरी जायदाद जो है वो रहीम यार खां में है। मेरी जायदाद की वैल्यू जो है 10 लाख रुपए है। मैं ये चाहता हूं कि मेरी कोर्ट कौन सी लगती है, फॉर एग्जाम्पल सिविल जज ए की लगती है। मैं ये चाहता हूं कि मैं इसके पास अपना मुकदमा दायर ना करवाऊं, मैं तो हाई कोर्ट में डायरेक्ट ले जाऊं। मैं ऐसा नहीं कर सकता। तो क्या कयूद लगा दी गई कि आप अपना मुकदमा कहां पे दायर करेंगे, जो सबसे लोवेस्ट ग्रेड की कोर्ट हो मगर कंपीटेंट भी हो। अब हम इसको पढ़ते हैं। कोर्ट इन विच सूट टू बी इंस्टीट्यूटेड, वो कोर्ट जिसमें मुकदमा दाखिल किया जाता है, दायर किया जाता है। एवरी सूट, हर मुकदमा, एवरी का लफ्ज बहुत कीमती। अगर आपको लिख देगा सर्टेन सूट, आपका सवाल गलत है। तो एवरी का लफ्ज बहुत कीमती। एवरी सूट शैल बी, ये लफ्ज बड़ा कीमती है। एवरी सूट, हर मुकदमा, शैल बी, जरूर, ठीक है, इंस्टीट्यूटेड, दाखिल किया जाएगा इन दी कोर्ट, उस कोर्ट में, ऑफ द लोवेस्ट ग्रेड, जो सबसे कम दर्जे की हो मगर कंपीटेंट टू ट्राई इट, कंपीटेंट होना जरूरी है। अब इस सेक्शन 15 में क्या क्या बातें अहम है। पहला लफ्ज अहम है एवरी का लफ्ज। आपको लिखेगा सर्टेन सूट, गलत, एवरी सूट ठीक है। दूसरा लफ्ज क्या है, शैल बी, ठीक है, तो शैल बी का लफ्ज ठीक है। अगर आपको लिख दे मे बी, आपका सवाल गलत है। तीसरा आपका लफ्ज क्या है, लोवेस्ट ग्रेड, कम दर्जे की। अगर वो लिखे हाईएस्ट ग्रेड, आपका सवाल गलत हो जाएगा। फिर अगला लफ्ज है सबसे कीमती, जो लफ्ज है ना इस पूरे सेक्शन में, सबसे कीमती जो जान है इस पूरे सेक्शन की, वो है कंपीटेंट का लफ्ज, कि वो कोर्ट कंपीटेंट भी तो हो। ठीक है, बेशक लोवेस्ट ग्रेड की, मगर कंपीटेंट होना जरूरी है। तो 15 में क्या कहा गया, आप अपना मुकदमा उस कम अज कम दर्जे की अदालत में दायर करेंगे जो उसको सुनने की कंपीटेंट हो। तो आपसे लॉ गेट के अंदर कौन सा लफ्ज कीमती, एवरी का लफ्ज कीमती, वो ठीक है, यानी ये वाले लफ्ज ठीक है। इसके उल्ट कोई देगा वो लफ्ज गलत होंगे। एवरी का लफ्ज ठीक है, शैल बी का लफ्ज ठीक है, लोवेस्ट का लफ्ज ठीक है और कंपीटेंट का लफ्ज ठीक है। कुछ सबसे छोटी कंपीटेंट जो अदालत हो उसमें अपना मुकदमा जरूर दाखिल करेंगे। सेक्शन 15 से रिलेटेड आपको यह पूछ सकता है कि ये मैंडेटरी प्रोविजन है या ये डिस्क्रिशनरी प्रोविजन है। तो ये मैंडेटरी है। जहां पर भी लफ्ज शैल आएगा ना, आप आंखें बंद करके कह देंगे कि ये मैंडेटरी प्रोविजन है, यानी ये जरूर हमने इस पर अमल करना है। ये नहीं कि हमारी मर्जी पे नहीं छोड़ा गया, हमने इस पर जरूर अमल करना है। तो 15 में क्या कि हर मुकदमा कहां पे दायर करेंगे, जो सबसे लोवेस्ट कंपीटेंट जो कोर्ट हो उसके अंदर। अब आपसे एक और सवाल यहां पे लॉ गेट में पूछ सकता है, सेक्शन 15 का पर्पस क्या है, मकसद क्या है, कि हम क्यों छोटी अदालत में मुकदमा दायर करते हैं।
वो इसलिए हम दायर करते हैं, इसका मकसद ये है कि बड़ी कोर्ट पर बर्डन कम कर दिया जाए। जब एक मामला छोटी जगह पे हल हो सकता है तो उसको छोटी जगह पे हल कर दें, क्यों बड़ी कोर्टों के ऊपर बर्डन डालते हैं। तो ये तो द पर्पज ऑफ सेक्शन 15 इज दैट टू रिड्यूस द बर्डन अपॉन हायर कोर्ट, कि इसका मकसद है कि जो हायर कोर्ट उनके बर्डन को रिड्यूस किया जाए। अब है सेक्शन 16, सूट टू बी इंस्टीट्यूटेड वेयर द सब्जेक्ट मैटर सिचुएट, हम अपनी जायदाद का मुकदमा वहां दाखिल करेंगे जहां पे हमारा सब्जेक्ट मैटर सिचुएट करता हो। 16 में एक बात आंखें बंद करके आप याद रख लेंगे कि हमने अपना मुकदमा 16 के अंदर जितने भी जायदादें बताई गई, रिकवरी की बताई गई, रिडम्पशन की बताई गई, सेल की, मॉर्गेज की, ये तमाम जायदादें जितनी भी हैं, इनका मुकदमा कहां पे दायर होगा, जहां पर सब्जेक्ट मैटर सिचुएट करता हो। सब्जेक्ट मैटर किसको कहते हैं, जो हमारा मुतनाज़ा जो मामला है। अगर मेरे प्लाट का मसला चल रहा तो मेरा प्लाट सब्जेक्ट मैटर है, दुकान का मसला चल रहा है दुकान सब्जेक्ट मैटर है, या मेरी कोई रकम का मामला चल रहा तो रकम सब्जेक्ट मैटर है। तो 16 में यह कहा गया कि जो आपका सब्जेक्ट मैटर जहां पे सिचुएट करता हो वहां पर आप अपना मुकदमा चलाएंगे, मगर यह जरूर देखेंगे कि वो कोर्ट कंपिटेंट है, उसकी पेक्यूनरी लिमिट को सुन सकती है या नहीं। मिसाल के तौर पर मेरी जायदाद रहीम यार खां में है और मेरी अदालत रहीम यार खां की मॉडल टाउन सी वाली अदालत लगती है, मगर जब मैं उस अदालत अपना मुकदमा लेके जाता हूं तो उसकी पेक्यूनरी वैल्यू नहीं है, मेरी जायदाद की वैल्यू है 50 लाख और जो मॉडल टाउन सी की जो कोर्ट है वो 5 लाख तक का मुकदमा सुन सकती है। तो अब देखो मेरा सब्जेक्ट मैटर कहां पे सिचुएट करता है, मॉडल टाउन सी में, मगर मॉडल टाउन सी वाली जो कोर्ट है वो पेक्यूनरी लिमिट नहीं रखती, तो अब वो मैं अपना मुकदमा वहां पे दायर नहीं कर सकता। तो 16 में एक बात रट लेंगे, जहां पे सब्जेक्ट मैटर सिचुएट करेगा, जितनी भी जायदादें हम इसमें पढ़ रहे हैं वहां पर अपना मुकदमा दायर करेंगे, मगर ये जरूर देखेंगे कि उस कोर्ट की पेक्यूनरी लिमिट है भी या नहीं है, और क्या दूसरी लिमिटेशन उस पर लगाई है या नहीं। अब हम पढ़ते हैं सूट टू बी इंस्टीट्यूटेड, मुकदमे हम कहां पे दायर करेंगे, वेयर सब्जेक्ट मैटर सिचुएट, जहां पे जायदाद वाकया होगी। सब्जेक्ट टू द पेक्यूनरी और अदर लिमिटेशन, देखो उसने शुरू में क्या शर्त लगा दी कि आपने अपना मुकदमा दायर तो वहीं पे करना है जो इलाके की आपकी कोर्ट है, मगर हम पहली शर्त ये आयद आप पे करते हैं कि वो कोर्ट पेक्यूनरी लिमिट रखती हो या कोई दूसरी कयूद जो कोई कानून उस पर लागू कर दे उसका भी पासदारी करे। ठीक है, तो ये अब यहां पे इसी के अंदर एक लफ्ज बड़ा कीमती आया, बाय एनी लॉ। देखो सब्जेक्ट टू द पेक्यूनरी और अदर लिमिटेशन प्रिस्क्राइब्ड, सब्जेक्ट टू द पेक्यूनरी जो पेक्यूनरी मामलात है, और अदर लिमिटेशन या कोई दूसरी कयूद प्रिस्क्राइब्ड जो तजवीज की गई हो बाय एनी लॉ, किसी भी कानून के जरिए। अब यहां एनी की जगह पे आपको लिख देगा प्रिस्क्राइब्ड बाय दिस कोड, यानी जो सीपीसी ने जो कयूद लगाई हो सिर्फ उसका हम पासदारी करेंगे, नहीं गलत। किसी भी कानून ने कोई पेक्यूनरी लिमिट रखी हो या किसी भी कानून ने कोई दूसरी शरायत कयूद रख दी हो, उनकी पासदारी करने के बाद, पहले पासदारी करेंगे किसकी, पेक्यूनरी लिमिट की, और कोई दूसरी कयूद रखी होगी उनकी पासदारी करने के बाद, वो शरायत पूरी करने के बाद अब देखेंगे कि हमने अपना जायदाद का मामला उस कोर्ट में लेके जाना है जिस जगह पे हमारा सब्जेक्ट मैटर सिचुएट करता है। अगर मेरी जायदाद जो है मॉडल टाउन सी में है तो मैं मॉडल टाउन सी में ही लेके जाऊंगा, मगर क्या पहले देखूंगा कि मेरी माली जो है दावा ये सुन सकती कोर्ट, और दूसरी कोई शरायत जो किसी कानून ने लगाई है वो पूरी करती है तब। तो 16 में क्या कहा गया कि ये कयूद वो उसका ख्याल रखे। 16A में क्या कहा गया, तो क्या फॉर द रिकवरी ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, किसी भी इमूवेबल प्रॉपर्टी की रिकवरी का जो कोई दावा होगा हम वो कहां पे दाखिल करेंगे, जहां पे सब्जेक्ट मैटर सिचुएट करेगा, विद के साथ और विदाउट रेंट या बगैर रेंट के साथ, विद और विदाउट रेंट, या तो रेंट या उस रेंट के बगैर का कोई दावा होगा। तो देखो आपको लॉ गेट में क्या पूछेगा, अगर एक ऐसी जायदाद है जिसकी आप रिकवरी चाहते हैं और आप ये चाहते हैं कि उसका रेंट या उसका कोई मुनाफा लें या ना लें, उसका मुकदमा आप कहां पे दायर करेंगे, आप कहेंगे जहां पे सब्जेक्ट मैटर सिचुएट करता है। बी में क्या कहा गया, फॉर द पार्टीशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी,
बी में क्या कहा गया, पार्टीशन का जो दावा है यानी कि जायदाद की तकसीम का जो दावा है वो भी हम कहां पे दायर करते हैं, जहां पर सब्जेक्ट मैटर सिचुएट करता है। अब ए बी सी इनके अंदर आपने एक जहन में याद रखना है कि लफ्ज इमूवेबल प्रॉपर्टी कीमती है। अगर तो इमूवेबल की जगह पर वो मूवेबल डाल देगा, ये सवाल ही गलत बन जाएगा। तो अभी तक हमने क्या देखा, ए में क्या देखा, रिकवरी का कोई मामला हो, जायदाद को वापस हासिल करने का मामला हो, या पार्टीशन तकसीम का मामला हो, तो कहां पे दायर होता है, जहां पे सब्जेक्ट मैटर सिचुएट करता है। सी में क्या कहा गया, फॉर क्लोजर, कोई कुर्की का मामला हो, जब्तगी का मामला हो, सेल या कोई बेचने का मामला हो, खरीदो फरोख्त का मामला हो, और रिडम्पशन या जायदाद दोबारा हासिल करने का मामला। कौन सी जायदाद दोबारा हासिल करना, जो आपने मॉर्गेज में रखी है, जो आपने किसी के पास अपनी जायदाद जो है वो किसी के पास गिरवी रखी है, तो गिरवी वाली जायदाद जिसको मॉर्गेज प्रॉपर्टी कहते हैं, उसको हासिल करने का दावा भी आप कहां पे करते हैं, जहां पे सब्जेक्ट मैटर सिचुएट करता है। फॉर फोरक्लोजर, किसी जायदाद की जब्तगी का मामला, सेल उसकी खरीदो फरोख्त का मामला, और रिडम्पशन या उसको दोबारा हासिल करने का मामला, उसको छुड़वाने का मामला। इन द केस ऑफ ए मॉर्गेज, अगर आपने वो जायदाद किसी के पास गिरवी रखी हो, आर ऑफ ए चार्ज, या आपकी जायदाद पर कोई चार्ज लगा हो, कोई जुर्माना लगा हो, ये तमाम वाक़े कौन से, अपॉन इमूवेबल प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी कौन सी होना जरूरी है, इमूवेबल। तो ये दावे कौन से होंगे, ये हम कहां पे दाखिल करेंगे, अभी तक वही वाली बात चल रही है, जहां पर सब्जेक्ट मैटर सिचुएट कर रहा होगा। ए में भी, बी में भी, सी में भी क्या पड़ा, इमूवेबल प्रॉपर्टी होना जरूरी है, और जहां पर सब्जेक्ट मैटर सिचुएट करेगा वहां पर हम दावा दायर करेंगे। डी में आया, फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ एनी अदर राइट, कोई दूसरा अगर हम कोई राइट देखें, आर इंटरेस्ट यानी कोई दूसरा, कोई इनके अलावा जो अभी तक पढ़ा, इसके अलावा कोई और हम कोई हकूक का हमने कोई दावा दायर करना है, आर इंटरेस्ट या कोई मुनाफे का, कोई हमारा उसमें कोई मफाद का कोई दावा है, इन इमूवेबल प्रॉपर्टी, वो प्रॉपर्टी कौन सी, इमूवेबल। तो देखे ए बी सी और डी में इमूवेबल प्रॉपर्टी है। इमूवेबल किसको कहते हैं, जो हरकत ना कर सकती हो, जैसे कि प्लाट, जमीनें, दुकानें, जायदादें जो होती हैं, इनका दावा। ई के अंदर हमने क्या कहा गया, फॉर द कंपनसेशन, आपने कोई मुआवजा हासिल करना है फॉर रॉन्ग, किसी भी गलती का, टू इमूवेबल प्रॉपर्टी, जो आपकी इमूवेबल प्रॉपर्टी पे लगा हो। देखो ए में हमने क्या देखा था, आपने रिकवरी का मामला है, बी में आपने क्या देखा, आपकी कोई पार्टीशन का मामला है, सी में क्या देखा, फोरक्लोजर का, सेल का, रिडम्पशन का या कोई चार्ज का मामला है, डी में क्या देखा, कोई अदर राइट है या कोई अदर इंटरेस्ट है, और ई में क्या देखा कि आपका कंपनसेशन का मामला है। और ये सारी की सारी जायदादें क्या है, ये इमूवेबल प्रॉपर्टी है। इनका मुकदमा कहां पे दायर करेंगे, जहां पर सब्जेक्ट मैटर सिचुएट कर रहा होगा। एफ, सिर्फ एक एफ के अंदर लफ्ज मूवेबल आया है, बाकी ऊपर तक जो हमने पढ़ी उसमें सारे में इमूवेबल प्रॉपर्टी है, मगर एफ के अंदर क्या कहा, मूवेबल प्रॉपर्टी भी है। फॉर द रिकवरी ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, कि आप हासिल करना चाहते हैं मूवेबल प्रॉपर्टी। मूवेबल प्रॉपर्टी किसको कहते हैं, जो हरकत कर सकते हैं, जैसे मेरी किताब, मोबाइल, ये मूवेबल प्रॉपर्टी। इसका दावा एक्चुअली अंडर डिस्ट्रेंट, कि या तो वो हकीकी तौर पर कब्जे में ले लिया हो, और अटैचमेंट, या उसको कुर्की कर लिया गया हो। यानी आपकी अगर कोई मूवेबल प्रॉपर्टी है और उसको किसी ने डिस्टेंट कर लिया, रोक के रख लिया हो, जब्तगी कर ली हो, कुर्की कर ली हो, तो उसका दावा भी आप कहां पे दायर कर सकते हैं, जहां पे आपका सब्जेक्ट मैटर सिचुएट करता है। अब शेल बी इंस्टीट्यूटेड, अभी तक हमने जो ऊपर तक पढ़े, ए से एफ तक जितने पढ़े, वो सब के सब शेल बी इंस्टीट्यूटेड, हम उनको जरूर दाखिल करेंगे। यहां पे शेल का लफ्ज है, मे का लफ्ज आएगा तो गलत। इन दी कोर्ट, उस कोर्ट में, विद इन द लोकल लिमिट ऑफ हुज जुरिसडिक्शन, जिसकी लोकल लिमिट के अंदर दी प्रॉपर्टी सिचुएट, प्रॉपर्टी सिचुएट करती होगी। मगर सी में मैंने आपसे कहा था कि सी के अंदर एक और बात है। वो बात क्या है कि सी का मामला हम वहां पर भी दाखिल कर सकते हैं, बाकी सी को छोड़ के तमाम जायदादों का मामला कहां पे दाखिल करेंगे, जहां पे सब्जेक्ट मैटर सिचुएट करता होगा। मगर सी का मामला हम वहां पे तो दाखिल करेंगे जहां पे सब्जेक्ट मैटर सिचुएट करता है, मगर सी में आपको एक और रियायत दे दी गई। वो रियायत क्या है, तो जहां पे आपका काज ऑफ एक्शन होली या पार्शली हुआ हो, वहां पर भी आप दावा दायर कर सकते हो। तो सी में आपको एक सहूलत और दे दी गई।
आर इन द केस ऑफ सूट, ये ऐसे मुकदमे रेफर टू इन क्लास सी, जिनका क्लास सी में जिक्र किया गया, क्लास सी में, एट द प्लेस, उस जगह पर भी आप दाखिल कर सकते हैं, विद द काज ऑफ एक्शन हैज होली और पार्शली अराइजन, जहां पे काज ऑफ एक्शन मुकम्मल तौर पर या किसी हद तक जो है वो अराइज हुआ हो। अब इसमें एक प्रोविजन दी गई, प्रोवाइडेड कहा गया, शर्त रख दी गई, एक शर्त बताई, प्रोवाइडेड है, ये बात की गई दैट ए सूट टू ऑब्टेन, एक ऐसा मुकदमा कि जो आप ऑब्टेन कर रहे हैं रिलीफ, कोई भी आप उससे रिलीफ हासिल करना चाहते हैं, रिस्पेक्टिंग, किसके मामले में, कंपनसेशन, कोई मुआवजा है, फॉर रॉन्ग, कि जो गलती की बुनियाद पर हुआ, टू इमूवेबल प्रॉपर्टी, आपकी गैर हरकत करने वाली जायदाद का, हेल्ड बाय, जो रोके रखी है, आर ऑन बिहाफ ऑफ द डिफेंडेंट, या डिफेंडेंट के जरिए किसी और ने रोक के रखी है। अब प्रोविजन में हम ये देख रहे हैं कि इसके अंदर कहा गया कि अगर आपकी कोई प्रॉपर्टी ऐसी है जिसका टोटल ताल्लुक डिफेंडेंट से बनता हो, यानी जब तक हम डिफेंडेंट को बुलाएंगे नहीं तब तक हमारा मामला हल नहीं होगा, इसमें ये वाली बात की, तो उसके मुकदमे का हम क्या करेंगे जिसमें टोटल मामला डिफेंडेंट की ओबीडियंस से ताल्लुक रखता है। मेरे एक प्लाट ऐसा है कि जिसके अंदर जब तक डिफेंडेंट नहीं आएगा, जब तक मुद्दा अलय नहीं आएगा, तब तक मेरा मामला हल नहीं होगा, तब मैं क्या करूंगा, तो इसमें यह कहा गया में वेयर द रिलीफ सॉट कैन बी इंटायरली ऑब्टेन्ड, ये जहां पर हम रिलीफ सिर्फ तब हासिल कर सकते हैं थ्रू द पर्सनल ओबीडियंस, के पर्सनल ओबीडियंस यानी कि जाती तौर के ऊपर मुद्दा अलय से ही ताल्लुक रखते हो, बी इंस्टीट्यूटेड, हम उसको दाखिल करेंगे एदर इन दी कोर्ट, या तो उस कोर्ट में भी, विद इन द लोकल लिमिट ऑफ जुरिसडिक्शन द प्रॉपर्टी सिचुएट। अब इसमें क्या बात की गई, इसमें कुछ शर्तें रख दी कि अगर ऐसा मामला है कि जिसका ताल्लुक आपके मुद्दा अलह से ताल्लुक रखता है, डिफेंडेंट की पर्सनल ओबीडियंस से ताल्लुक रखता है, तो उसको आप कहां पे दायर कर सकते हैं, जहां पे सब्जेक्ट मैटर सिचुएट किया हो। एक और रियायत दे दी गई, आर इन द केस, या उस जगह पर, आर इन द केस ऑफ सूट रेफर टू इन क्लास सी, जो ऊपर सी में कहा गया था, क्या कहा गया था, एट द प्लेस वेयर द काज ऑफ एक्शन होली और पार्शली अराइजन, जहां पे काज ऑफ एक्शन होली या पार्शली अराइज हुआ। काज ऑफ एक्शन किसको कहते हैं, जो मुकदमे की वजह बनती है। मिसाल के तौर पर आपकी जायदाद का कोई जो किराएदार है आपको उसका किराया नहीं दे रहा, तो अब काज ऑफ एक्शन क्या है, किराया ना देना। अगर किसी ने आपकी प्रॉपर्टी पे नाजायज कब्जा कर लिया तो काज ऑफ एक्शन क्या है, कब्जा कर लेना, कि वो नहीं मान रहा। आर इन द कोर्ट, या उस कोर्ट में विद इन द लोकल लिमिट ऑफ जुरिसडिक्शन द डिफेंडेंट, कि जिसकी लोकल लिमिट जुरिसडिक्शन के अंदर डिफेंडेंट एक्चुअली हकीकी तौर पर आर वॉलेंट्रीली या खुद जानबूझकर रिजाइड रहता हो, कैरीज ऑन बिजनेस, या वहां पर कारोबार करता हो, और पर्सनली वर्क फॉर गेन, या वहां पर कोई ऐसा काम करता हो जिसके जरिए से वो कोई मुनाफा हासिल करता हो। अब देखें 16 को थोड़ा सा समझें। 16 में पहली बात यह की गई, जितनी भी 16 में जायदादें बताई गई उन सब का मुकदमा हम कहां पे दायर कर सकते हैं, जहां पे सब्जेक्ट मैटर सिचुएट करता हो, पहला। मगर क्लास सी में यह कहा गया कि आपको एक रियायत दे दी गई, आप वहां पर तो मुकदमा दायर कर ही सकते हैं जहां पे सब्जेक्ट मैटर सिचुएट करता हो, मगर सी में आपको यह कह दिया गया कि आप वहां पर भी मुकदमा दायर कर सकते हैं जहां पर काज ऑफ एक्शन, जो दावे की जो वजह है वो जहां पर बनी है, काज ऑफ एक्शन जहां पर अराइज हुआ, वहां पर भी आप कर सकते हैं। अब आपसे लागे पूछेगा होली काज ऑफ एक्शन हैज बीन अराइज, कि मुकम्मल काज ऑफ एक्शन वहां पे अराइज होना चाहिए, आप कहेंगे मुकम्मल भी हो सकता है, पार्शली भी हो सकता है। प्रोवाइडेड में क्या कहा गया, अगर आपकी कोई ऐसी जायदाद है कि जिसके अंदर आप जब तक मुद्दा अलय डिफेंडेंट की पर्सनल ओबीडियंस नहीं होगी, जब तक मुद्दा अलय जिस्मानी तौर पर खुद ओबीडियंस नहीं करेगा, तब तक आपका मामला हल नहीं होगा। तो अब आप उस जायदाद का मामला कहां पर ले जा सकते हैं, लागत में पूछेगा। एक ऐसी जायदाद है जिसकी पर्सनल ओबीडियंस डिफेंडेंट की जरूरी है, तो वो मामला आप कहां पर लेके जाएंगे, आप क्या कहेंगे, जहां पे सब्जेक्ट मैटर सिचुएट करता हो। नंबर 2, जहां पे काज ऑफ एक्शन हुआ हो। नंबर 3, जहां पर डिफेंडेंट रहता हो, रेजिडेंस रखता हो, या बिजनेस करता हो, या पर्सनली वहां पे कोई वर्क का कोई गेन करता हो, वहां पे आप करेंगे।
यहां पे एक बड़ी अहम बात की गई, एक्सप्लेनेशन इन दिस सेक्शन प्रॉपर्टी मीन दी प्रॉपर्टी सिचुएट इन पाकिस्तान। इसमें यह कहा गया कि जो प्रॉपर्टी का जो लफ्ज आया सेक्शन 16 में, उसका मतलब है वो प्रॉपर्टी पाकिस्तान में होना जरूरी है। ठीक है, अगर आपसे एक लॉ गेट में कह दे वो प्रॉपर्टी इंग्लैंड में है, नहीं, प्रॉपर्टी पाकिस्तान में होना जरूरी। अब सेक्शन 17 में सूट फॉर इमूवेबल प्रॉपर्टी, ऐसा मुकदमा इमूवेबल प्रॉपर्टी का सिचुएट विद इन द जुरिसडिक्शन ऑफ डिफरेंट कोर्ट, जो मुख्तलिफ तरह की कोर्ट के दायरा कार के अंदर आती हो। तो अगर ऐसी कोई प्रॉपर्टी है कि उसका एक हिस्सा एक कोर्ट को लगता है, उसी का दूसरा हिस्सा दूसरी कोर्ट में चला जाता है, अब आप उसका मुकदमा कहां पे दायर करेंगे? मिसाल के तौर पर मेरी जदाद रहीम यार खां में है, उसको मॉडल टाउन सी की अदालत भी लगती है, मॉडल टाउन बी की अदालत भी लगती है। अब मैं उसका मुकदमा कहां पे लेके जाऊंगा? मेरी मर्जी, मैं चाहे बी में दाखिल कर दूं, मॉडल टाउन बी में दाखिल कर दूं, मॉडल टाउन सी में दाखिल कर दूं, ये बात की गई। वेयर ए सूट इज टू ऑब्टेन रिलीफ, जहां पर सूट है कोई रिलीफ हासिल करने का, रिस्पेक्टिंग और कंपनसेशन, किसके मुतालिक? मुआवजे के मुतालिक, फॉर रॉन्ग, जो गलती की बुनियाद पर है, टू इमूवेबल प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी इमूवेबल होना जरूरी है। सिचुएट विद इन द जुरिसडिक्शन ऑफ डिफरेंट कोर्ट्स, वो ऐसी जदाद है जो मुख्तलिफ कोर्ट की जुरिसडिक्शन में आती है। द सूट में बी इंस्टीट्यूटेड, मुकदमा आप दाखिल कर सकते हैं इन एनी कोर्ट, किसी भी कोर्ट में, विद इन द लोकल लिमिट ऑफ हुज जुरिसडिक्शन, जिसकी लोकल लिमिट के अंदर एनी पोर्शन ऑफ द प्रॉपर्टी सिचुएट, उस प्रॉपर्टी का कोई हिस्सा लगता हो। तो इस 17 में क्या कहा गया? अगर आपकी जदाद ऐसी है कि उसको दो अदालतें लगती हैं, तो आपकी मर्जी जिस अदालत में चाहे मुकदमा दायर कर दे, प्रोवाइडेड। अब इसमें शर्त क्या रखी? दैट इन रिस्पेक्ट ऑफ वैल्यू ऑफ सब्जेक्ट मैटर, आपने क्या देखना? उस सब्जेक्ट मैटर की जो वैल्यू होगी ऑफ द सूट, जो सूट की, द इंटायर क्लेम इज कॉग्निजेबल बाय सच कोर्ट, पूरा का पूरा मुकदमा वही कोर्ट सुनेगी। यानी आपकी इसमें ये सिंपल सी बात है कि जिस दो कोर्ट, आपकी दो कोर्टें लगती है आपकी जदाद को, ऐसी जदाद इसको दो कोर्टें लगती है, आप किसी भी कोर्ट में उसका मुकदमा दाखिल कर सकते हैं और पूरा का पूरा मुकदमा, इंटायरली मुकदमा दाखिल कर सकते हैं। 18 प्लेस ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट, आप मुकदमा दाखिल करेंगे वेयर लोकल लिमिट ऑफ जुरिसडिक्शन, जिसकी लोकल लिमिट में, आर अनसर्टेन, जिसकी लोकल लिमिट अनसर्टेन हो। 18 में यह कहा गया आपको यही नहीं पता कि मैं किस अदालत में मुकदमा दायर करूं, आपकी जदाद ही ऐसे इलाके में आ गई कि पता ही नहीं चल रहा कि इसको ये वाली कोर्ट सुनेगी, ये कोर्ट सुनेगी, ये कोर्ट सुनेगी। अब क्या बनेगा? अब वो कोर्ट जिसको ये लगता है कि ये मेरे मुकदमे वाली प्रॉपर्टी है, इसका मुकदमा मेरे पास आना चाहिए, तो वो कोर्ट रीजन लिखेगी, रीजन लिखकर आपका मुकदमा ले लेगी। और उसकी जो डिक्री होगी, क्या वो डिक्री पावरफुल होगी? वैसी ही होगी कि जो ओरिजिनल डिक्री होती है? आप कहेंगे हां। तो 18 में क्या कहा गया? अगर आपकी प्रॉपर्टी अनसर्टेन है, ऐसी जगह पे वाकया है जहां पे आपको पता ही नहीं कि मैं किस अदालत में दाखिल करूं, तो कोई भी अदालत जो ये समझे कि ये मुकदमा मैं चला सकती हूं, तो वो वजह लिखने की पाबंद है। मैंडेटरी प्रोविजन है, वो वजह लिखेगी कि मैंने मुकदमा क्यों लिया, और फिर उस मुकदमे को सुनेगी। अब लॉ गार्ड में पूछेगा, अगर उस कोर्ट ने जो जहां पे आपकी जुरिसडिक्शन अनसर्टेन थी, उस कोर्ट की डिग्री क्या पावरफुल होगी? वही फैक्ट रखेगी जो ओरिजिनल डिग्री होती है? आप कहेंगे बिल्कुल वैसी रखेगी। प्लेस ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट, वो जगह जहां पे हम दावा दायर करेंगे, वेयर लोकल लिमिट ऑफ जुरिसडिक्शन, जहां पे लोकल लिमिट उसकी जुरिसडिक्शन की, ऑफ कोर्ट्स, अदालतों की, आर अनसर्टेन, गैर यकीनी, हमें पता ही नहीं कहां में दाखिल करना है। वेयर इट इज एलिज्ड, जहां पर कोई ये इल्जाम लगाया गया हो, टू बी अनसर्टेन, के गैर यकीनी की कैफियत है, इन्हें हमें पता ही नहीं, विद इन द लोकल लिमिट ऑफ जुरिसडिक्शन, के किसकी लोकल लिमिट में, ऑफ विच ऑफ टू और मोर कोर्ट, दो या दो से ज्यादा कोर्टें हैं, एनी इमूवेबल प्रॉपर्टी, कि हमारी जो इमूवेबल प्रॉपर्टी इज सिचुएट, वो वाकया है। यानी दो या दो से ज्यादा कोर्ट की जुरिसडिक्शन के अंदर हमारी कोई जदाद वाकया, और पता नहीं चल रहा किस कोर्ट में दाखिल करें, ये वाली बात की गई। एनी कोर्ट, अब उनमें से कोई भी कोर्ट, ऑफ दोज कोर्ट, उन्हीं कोर्टों में से, मे का लफ्ज है यहां पर, शेल का लफ्ज नहीं है, ठीक है? तो मे, अगर वो चाहें तो, इफ सेटिस्फाइड, अगर वो सेटिस्फाइड हो जाए, मुतमिन हो जाए, दैट देयर इज ग्राउंड, कि काफी ग्राउंड है, फॉर द एलिज अनसर्टेनिटी, कि जो पता नहीं चल रहा कि कौन सा मुकदमा सुने, रिकॉर्ड ए रीजन, रिकॉर्ड ए स्टेटमेंट, अपना बयान लिखेगी, टू द इफेक्ट, इस हद तक,
एंड देर अपॉन, और उसके बाद प्रोसीड, मुकदमे की पैरवी शुरू कर देगी, टू इंटरटेन, कि उस मुकदमे की पैरवी करेगी, उसकी कार्रवाई शुरू कर देगी, एंड डिस्पोज ऑफ एनी सूट, और उस मुकदमे को हल करके देगी, रिलेटिंग टू दैट प्रॉपर्टी, जिसका ताल्लुक उस प्रॉपर्टी से होगा, एंड इट्स डिक्री, और उसकी जो डिक्री होगी इन दिस सूट, इस मामले के अंदर, शेल हैव, यहां पे शेल का लफ्ज है कि जो डिक्री होगी वो शेल के साथ होगी, हैव दी सेम इफेक्ट, वही वाली वैल्यू रखेगी, एज इफ द प्रॉपर्टी वर सिचुएट, कि अगर जैसे कि प्रॉपर्टी होती विद इन द लोकल लिमिट ऑफ द जुरिसडिक्शन, उसकी लोकल लिमिट के अंदर। तो 18 में क्या कहा गया पहले कि ऐसी प्रॉपर्टी जो मुख्तलिफ कोर्ट की जुरिसडिक्शन में आती है, तो कोई भी कोर्ट जो ग्राउंड समझे उसको लिखेगी और उसका दावा ले लेगी और उसकी डिक्री पूरी की पूरी सही वैल्यू रखेगी। प्रोवाइडेड, यहां पे क्या कहा गया, दैट द सूट इज वन, इसमें सूट वो है विद रिस्पेक्ट टू विच, जिसके बदले में द कोर्ट इज कंपिटेंट, कि कोर्ट कंपिटेंट होना जरूरी है, एज रिगार्ड टू द नेचर एंड वैल्यू, उसकी नेचर के मुताबिक और वैल्यू के मुताबिक ऑफ द सूट, उस सूट के, टू एक्सरसाइज जुरिसडिक्शन, कि वो जुरिसडिक्शन रखती हुई। ये कहा गया कि जो कोर्ट मुकदमा सुनेगी, रीजन लिखेगी कि मैं मुकदमा क्यों सुन रही हूं, उस कोर्ट को जुरिसडिक्शन भी होना जरूरी है, पेक्यूनरी जुरिसडिक्शन भी होना जरूरी है, बाकी जुरिसडिक्शन भी होना जरूरी है। अब इसी की 18 की 2 सबसेक्शन 2 में क्या कहा गया, वेयर ए स्टेटमेंट हैज नॉट बीन रिकॉर्डेड, जहां पर अगर कोर्ट ने अपना बयान ना लिखा हो, पर कहा था ना कि कोर्ट बयान जरूर लिखेगी, यहां नीचे कहा गया अगर कोर्ट ने अपना बयान ना लिखा कि मैं क्यों ये मुकदमा सुन रही हूं, वो ये नहीं लिखती और वैसे ही मुकदमा चलाना शुरू कर देती। तो इस 2 में ये कहा गया कोर्ट को बयान लिखना जरूरी था कि मैं क्यों मुकदमा सुन रही हूं, मगर 2 में ये कह दिया गया वो कोर्ट ऐसा नहीं करती। और कोई बंदा जाके शुरू के अंदर जो है ये एतराज नहीं उठाती कोई पार्टी, मगर जब एपेलेट कोर्ट में जाती है या रिविजनल कोर्ट में जाती है, वहां पे जाके ये कहते हैं जी जो जिस कोर्ट ने ये डिक्री जारी की है उस कोर्ट को तो ये दायरा इख्तियार ही नहीं था, अब उनकी बात नहीं माननी जाएगी। उनको अगर एतराज है तो वो पहले ही एतराज कर दें, बाद में एतराज नहीं करेंगे। वेयर ए स्टेटमेंट हैज नॉट बीन रिकॉर्डेड, जहां पे कुछ स्टेटमेंट जो है वो रिकॉर्ड नहीं करती अंडर सबसेक्शन 1, सबसेक्शन 1 के जरिए से, एंड एन ऑब्जेक्शन इज टेकन, और कोई वहां पर कोई एतराज उठाया जाता है बिफोर एपेलेट और डिविजनल कोर्ट या अपील वाली अदालत में या रवीन वाली अदालत में, दैट डिक्री आर ऑर्डर के, उसका कोई डिक्री या ऑर्डर इन द सूट, इस सूट में, रिलेटिंग टू सच प्रॉपर्टी, जिसका ताल्लुक उस प्रॉपर्टी से है, वाज मेड, वो बनाया गया है, बाय ए कोर्ट, इस कोर्ट के जरिए से, नॉट हैविंग जुरिसडिक्शन, के इसको इसकी जुरिसडिक्शन नहीं थी, वेयर द प्रॉपर्टी इज सिचुएट, के जहां पर ये प्रॉपर्टी मौजूद थी, द एपेलेट और डिविजनल कोर्ट, जो अपील वाली और डिवीजन वाली जो कोर्ट है, शेल नॉट अलाउ, बिल्कुल इजाजत नहीं देगी, द ऑब्जेक्शन, इस एतराज को, अनलेस, जब तक, इन इट्स ओपिनियन, उसके नजरिए में या उसकी राय में, देर वाज एट द टाइम ऑफ द इंस्टीट्यूशन, कि जब इन्होंने मुकदमा दायर किया था उस वक्त, ऑफ द सूट, उस मुकदमे के, नो रीजनेबल ग्राउंड, कोई ऐसे ग्राउंड नहीं थे, कोई माकूल ग्राउंड नहीं थे, फॉर अनसर्टेनिटी, अनसर्टेनिटी के, एज टू द कोर्ट हैविंग जुरिसडिक्शन, कि जो कोर्ट ने जुरिसडिक्शन रखनी थी, विद रिस्पेक्ट देयर टू, इससे मुताल्लिक, एंड देयर हैज बीन ए कॉन्सिक्वेंस फेलियर टू जस्टिस, और कोई इंसाफ के ऊपर असर भी नहीं पड़ रहा था। सिंपल सी बात है। 18 में यह कहा गया अगर एक जायदाद ऐसी जगह पर है जहां पर मुख्तलिफ तरह की उसको कोर्ट लगती है और ये पता नहीं चल रहा कौन सी कोर्ट मुकदमा सुनेगी, तो कोई भी कोर्ट जो ये समझती है कि इसका मुकदमा मैं सुन सकती हूं, वो रिकॉर्ड करेगी, अपनी स्टेटमेंट लिखेगी, वजह बताएगी मैं इसका मुकदमा क्यों सुन रही हूं, और मुकदमे को लेके चल पड़ेगी। और जो वो डिक्री जारी करेगी वो डिक्री फुल वही पावर रखेगी जिस तरीके से असल डिक्री होती है। इसकी सब सेक्शन 2 में कह दिया गया अगर वो कोर्ट रिकॉर्ड नहीं करती रीजन तो क्या बनेगा। वो कोर्ट अगर रीजन रिकॉर्ड नहीं करती और पार्टियां शुरू में इतराज नहीं करती, बल्कि जब अपील के कंडीशन पे पहुंचती है, रिवीजन की कंडीशन पे जाती हैं, उस कोर्ट में जाके कहती हैं कि जो हमने इस कोर्ट ने जो डिक्री जारी की थी इसकी जो जुरिसडिक्शन थी वो अनसर्टेन थी, तो वहां पे जाके कहते हैं इसकी जुरिसडिक्शन अनसर्टेन थी, तो अब एपेलेट कोर्ट और डिविजनल कोर्ट उनको इजाजत नहीं देगी जब तक कि वो उसको मुतमिन ना कर दें। ये वाली बात है। 19वां सूट फॉर कंपनसेशन ऑफ रॉन्ग, मुकदमा है मुआवजे का, फॉर कंपनसेशन मुआवजे का ऑफ रॉन्ग के जो रॉन्ग के जरिए हो टू पर्सन
शख्स का, आर मूवेबल प्रॉपर्टी या मूवेबल प्रॉपर्टी का। 19 का जो है ना सेक्शन, ये इंसान की गलती से रिलेटेड और मूवेबल प्रॉपर्टी यानी हरकत करने वाली जायदाद के रिलेटेड कोई ऐसा मामला हो जो उनसे ताल्लुक रखता उसके मुतालिक है। वेर ए सूट इज फॉर कंपनसेशन, अगर कोई ऐसा मुकदमा है जिसका ताल्लुक मुआवजे से है, फॉर रॉन्ग गलती हुई है, डन टू दी पर्सन उस शख्स के जरिए से, आर टू मूवेबल प्रॉपर्टी या उसकी मूवेबल प्रॉपर्टी को लेकर, इफ द रॉन्ग वाज डन, अगर वो रॉन्ग किया गया है विद इन द लोकल लिमिट ऑफ द जुरिसडिक्शन, किसकी लोकल लिमिट के अंदर, ऑफ वन कोर्ट एक कोर्ट में, एंड द डिफेंडेंट रिजाइड और जो डिफेंडेंट है वो रहता है, आर कैरीज ऑन बिजनेस या कोई कारोबार करता है, आर पर्सनली वर्क फॉर गेन या कोई मुनाफा हासिल करता है विद इन द लोकल लिमिट ऑफ द जुरिसडिक्शन ऑफ अनदर कोर्ट, दूसरी कोर्ट के जुरिसडिक्शन में, द सूट में बी इंस्टीट्यूटेड, आप मुकदमा दायर कर सकते हैं एट द ऑप्शन ऑफ प्लेंटिफ, जहां पर वो मुद्दई चाहे, इन एदर ऑफ द सेड कोर्ट, किसी भी कोर्ट में। यानी यहां पे ये कहा गया मूवेबल प्रॉपर्टी को, हरकत करने वाली जायदाद का कोई मामला है या किसी शख्स के साथ कोई बुरा हुआ है उसको मुआवजा देने का कोई मामला है, तो वो आप कहां पर दायर कर सकते हैं, वहां पर भी कर सकते हैं जिसकी लोकल लिमिट के अंदर वो प्रॉपर्टी या वो शख्स रहता था, या वहां पर भी दाखिल कर सकते हैं जहां पे डिफेंडेंट रहता हो या डिफेंडेंट बिजनेस करता हो या डिफेंडेंट वहां से कोई मुनाफा हासिल करता हो। तो देखो 19 में क्या कहा गया, अगर मूवेबल प्रॉपर्टी है या किसी शख्स को मुआवजा दिलवाना है, अब आपसे लॉ एक्ट में पूछेगा मूवेबल प्रॉपर्टी है या शख्स को मुआवजा दिलवाना है, वो मुकदमा कहां पे दायर किया जाएगा, आप कहेंगे जहां पे सब्जेक्ट मैटर सिचुएट करता हो वहां पे भी कर सकते हैं, या वहां पे भी कर सकते हैं जहां पे डिफेंडेंट रहता हो या डिफेंडेंट कारोबार करता हो या डिफेंडेंट वहां से मुनाफा उठाता हो। ये है 20वां आखिरी, अदर सूट टू बी इंस्टीट्यूटेड, दूसरे जो मुकदमे वो कहां पे दाखिल किए जाएंगे, वेयर डिफेंडेंट रिजाइड, जहां पे डिफेंडेंट रहता हो, और कॉज ऑफ एक्शन राइजेस, या जहां पर बिनाए दावा वाकया हो, सब्जेक्ट टू द लिमिटेशन एफोरसेड, जितनी ऊपर लिमिटेशन दी थी, जितनी शराइत दी गई थी, वो कौन कौन सी पिक्यूनरी लिमिट होनी चाहिए, जितनी भी कोर्ट की जो लिमिटेशन कोई कानून दे उनका पासदारी रखते हुए, तब जो ऊपर की गई, एवरी सूट शेल बी इंस्टीट्यूटेड, शेल का लफ्ज, हर मुकदमा जो ऊपर मुकदमे दिए गए उनके अलावा हर मुकदमा बी इंस्टीट्यूटेड आप दाखिल करेंगे इन दी कोर्ट, उस कोर्ट में, विद इन द लोकल लिमिट ऑफ हुज जुरिसडिक्शन, जिसकी लोकल लिमिट में क्या, द डिफेंडेंट, कोई एक डिफेंडेंट, और ईच ऑफ द डिफेंडेंट्स, जब काफी सारे डिफेंडेंट या काफी डिफेंडेंट हो तो उनमें से कोई एक, या तो अकेला डिफेंडेंट है तो, या काफी डिफेंडेंट है उनमें से कोई एक, वेयर देयर आर मोर देन वन, जहां पे एक से ज्यादा हो, एट द टाइम ऑफ कमिटमेंट ऑफ द सूट, मुकदमा शुरू करने से पहले जो उनमें से कोई डिफेंडेंट हो एक्चुअली एंड वॉलंटरी रिजाइड, या तो हकीकी तौर पर या इरादातन क्या रिजाइड रहते हों, और कैरीज ऑन बिजनेस, यहाँ पे कारोबार करते हों, और पर्सनली वर्क फॉर गेन, या वहां पर कोई मुनाफा हासिल करते हो। तो इसमें क्या कहा गया, ए में कहा गया कि आपका ऐसा मुकदमा है जिसमें ये तो एक डिफेंडेंट है या एक से ज्यादा डिफेंडेंट है, मुकदमा शुरू करने से पहले वो वहां पर रहते हैं किसी जगह पर, या वहां पे कारोबार करते हैं या वहां से मुनाफा हासिल करते हैं। बी, एनी ऑफ द डिफेंडेंट्स, या कोई डिफेंडेंट, अगर डिफेंडेंट ज्यादा है, वेयर देयर आर मोर देन वन, जहां पे एक से ज्यादा डिफेंडेंट है, एट द टाइम ऑफ द कमिटमेंट ऑफ द सूट, मुकदमा शुरू करने से पहले, एक्चुअली हकीकी तौर पर, आर वॉलंटरी या इरादतन रिजाइड्स रहते हैं, और कैरीज ऑन बिजनेस या कारोबार करते हैं, और पर्सनली वर्क फॉर गेन या उससे मुनाफा हासिल करते हैं, प्रोवाइडेड दैट इन सच केस, ऐसे केसों में, एदर द लीव ऑफ द कोर्ट इज गिवन, आपको कोर्ट से या तो इजाजत लेनी होगी, आर द डिफेंडेंट्स, या उन डिफेंडेंटों से इजाजत लेनी होगी, हु डू नॉट रिजाइड, जो वहां पर नहीं रहते, आर कैरीज ऑन बिजनेस, या बिजनेस नहीं करते, आर पर्सनली वर्क फॉर गेन, या वहां पर कोई वर्क नहीं करते, एज एफोरसेड, जैसे ऊपर दिया गया, एक्विज इन सच इंस्टीट्यूशन, आपको उसकी इजाजत लेनी पड़ेगी। इसमें क्या कहा गया, अगर एक से ज्यादा आपके मुद्दा अलह हैं, डिफेंडेंट हैं, उनमें से चंद तो ऐसे हैं जो एक जगह पे रहते हैं और कुछ ऐसे हैं जो कहीं और पे रहते हैं, तो अब आप क्या करेंगे, इस बी में ये कहा गया, तब आप क्या करेंगे,
उनमें से या तो कोर्ट से इजाजत लेंगे कि कोर्ट को कहेंगे जज साहब मेरा मुकदमा इस किस्म का जिसमें काफी डिफेंडेंट है, अब एक कहीं रहता है, एक कहीं रहता है, एक कहीं रहता है, मुझे इजाजत दें मैं कहां पे मुकदमा करूं, जहां कोर्ट कह देगी वहां पे कर लेंगे। या मिसाल के तौर के ऊपर 5 आपके डिफेंडेंट है, मुख्तलिफ शहरों में रहते हैं, आप खानपुर वाले को, रहीम खान वाले को आप कहते हैं कि मैं यहां पे करना चाहता हूं, तो बाकी डिफेंडेंट की इजाजत लेंगे। यानी सिंपल में क्या कहा गया, या तो कोर्ट की इजाजत लेनी पड़ेगी या उन डिफेंडेंटों की इजाजत लेनी पड़ेगी कि मैं मुकदमा यहां पे दाखिल करना चाहता हूं, तब मुकदमा दाखिल कर सकेंगे। सी में क्या कहा गया, द कॉज ऑफ एक्शन होली और पार्ट अराइजेस, या वहां पे भी दाखिल कर सकते हैं जब कॉज ऑफ एक्शन हुआ हो। अब यहां पे एक्सप्लेनेशन 1 में क्या कहा गया, फिर इसमें सिर्फ इतनी सी बात की गई, इसमें से यह कहा गया कि जो प्लेस होती है ना, टेम्परेरी प्लेस जो होती है वो कौन सी होती है, जहां पर एक बंदा आर्जी तौर पर रहे या मुस्तकिल तौर पर है। हम इसको देख लेते हैं। वेयर ए पर्सन हैज ए परमानेंट डिवेलिंग, जहां पे एक शख्स मुस्तकिल तौर पर रहता हो, एट वन प्लेस, एक जगह पर, एंड आल्सो ए टेम्परेरी रेजिडेंस, और उसने अपनी आर्जी रहायश कहीं और रखी हो, यानी रहता कहीं और हो और आर्जी रहायश कहीं और रखी हो, एट अनदर प्लेस, दूसरी जगह पर, ही शैल बी डीम्ड, हम उसको तसव्वुर कर लेंगे, टू रिजाइड एट बोथ प्लेसेस, कि वो दोनों जगह पे रहता है। अब आपकी मर्जी, वहां पे दावा दायर कर दें जहां पे वो मुस्तकिल रहता है, या वहां पे दावा दायर कर दें जहां पे वो आर्जी तौर पर रहता है, इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी कॉज ऑफ एक्शन अराइजिंग, जहां पे कॉज ऑफ एक्शन हुआ था, एट द प्लेस, उस जगह पर, वेयर ही हैज सच टेम्परेरी रिजाइड, जहां पर बेशक वो आर्जी भी क्यों ना रहता हो। एक्सप्लेनेशन 2 में क्या कहा गया, ए कारपोरेशन शैल बी डीम्ड, एक जो कारपोरेशन होती है हम उसको तसव्वुर करेंगे, टू कैरी ऑन बिजनेस, कि उसने बिजनेस रखा हुआ एट इट्स सोल और प्रिंसिपल ऑफिस इन पाकिस्तान, कि उसका पाकिस्तान में एक बड़ा मेन ऑफिस है, आर इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी कॉज ऑफ एक्शन अराइजिंग एट एनी प्लेस, या अगर उसके कोई छोटे छोटे ऑफिस हैं और वहां पर कोई कॉज ऑफ एक्शन होता है तो हम कहीं पे भी उसका दावा कर सकते हैं, वेयर इट हैज आल्सो ए सबऑर्डिनेट ऑफिस एज सच प्लेस, या उसकी दूसरी जगह पर है। तो यानी हमने बी में क्या, 20 में क्या देखा कि ऐसी कोर्ट है कि जिस कोर्ट के अंदर दूसरे कोई मुकदमे हैं, अगर तो एक से ज्यादा डिफेंडेंट हो तो हम क्या करेंगे, कोर्ट से इजाजत लेंगे या डिफेंडेंट से इजाजत लेंगे। फिर इसमें क्या देखा, या वहां पे हम दावा दायर करेंगे जहां पे कॉज ऑफ एक्शन हुआ हो। और एक अगली बात क्या कही गई, अगर एक शख्स या कारपोरेशन, एक शख्स एक जगह पे, क्या कारपोरेशन नहीं बल्कि एक शख्स, पहली बात क्या, एक शख्स ऐसी जगह पे रहता है जहां पे उसकी परमानेंट रिहाइश है, उसके अलावा उसने आर्जी रिहाइश कहीं और रखी है, तब आपकी मर्जी, चाहे आर्जी रिहाइश वाली जगह पे कर दें चाहे परमानेंट जगह पे दावा दायर कर दें। और कारपोरेशन का मतलब क्या है कि एक कारपोरेशन का जो कोई दावा होता है तो हम कारपोरेशन को ये देखते हैं कि उसका मेन ऑफिस कहां पर है और उसके सब ऑफिस कहां हैं, उनसे रिलेटेड हम उसको वो कर रहे होते हैं। तो हमने आज इस वीडियो में ये देखा, हमारे हक में दुआ करना, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहाबिहि बारिक वसल्लम वसल्लु अलैहि। अल्लाह हाफिज।